क्वेश्चन आए थे, किस किस टाइप के आए थे, किस लेवल तक के आए थे, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या था। पहला क्वेश्चन देखिए आपका जो पेपर में था वो है निम्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो देखिए इसमें आपसे पूछा गया है कि जो आपको 4 भिन्न दिए हैं उसमें से सबसे छोटी कौन सी है। तो आपने देखा होगा जो अभी हमने 2, 3, 4 पेपरों का सॉल्यूशन किया है, उन पेपरों में भी आपने देखा कि ये क्वेश्चन क्या है, कॉमन है, ये हर एक पेपर में पूछा गया है, ठीक है। और इसका हमने तरीका आपको क्या बताया, किस तरीके से सॉल्व करना है। तो आपको जो आपके पास भिन्न दिए उसके अंश में आप हर से डायरेक्ट भाग दे दीजिए और दशमलव के 2 स्थानों तक आप क्या कर लीजिए, वैल्यू निकाल लीजिए। जैसे हमारे पास पहला नंबर क्या है, तो पहला नंबर लिखा है 4 और बटे में कितना 5। तो आप इसमें जब भाग लगाएंगे तो भाग तो जाएगा नहीं, तो आप कहीं से दशमलव लग जाएगा। अब दशमलव लग गया तो ये कितना हो गया 40, 5 अट्ठे 40। तो क्या करिए 0.80 इसको लिख दीजिए। तो पहला नंबर सॉल्व हो गया। 7 को अगर हम किससे भाग करें, 8 से भाग देना है, तो किस तरीके से भाग देंगे, तो 7 में फिर से भाग नहीं जाएगा। तो आप भाग लगाएंगे तो देखिए ये कितना हो जाएगा भाई, 70 हो जाएगा। 8 अड़े 64, ठीक है, कितना बचेगा 4, 6 बचेगा, तो 8 सत्ते 56। तो ये कितना हो गया 0.87 हो गया, यानी कि 0.87 हो गया। तीसरे नंबर की हम बात करें तो 6 को आपको भाग लगाना है 7 से, तो फिर से दशमलव लग जाएगा, 60 हो जाएगा। 7 अट्ठे 56 हो जाएगा, 7 अट्ठे 56 हो गया, कितना बचा 4, तो 7 पन्ना 35, ठीक है, 7 पन्ना 35। अब लास्ट नंबर जो हमारा 5 बटे 6, अब ये फिर से भाग नहीं जाएगा तो दशमलव लग जाएगा, ये 50। तो 6 8 48, 2 बचेगा, 20 हो जाएगा, 6 तिया 18। अब आप देखिए पूछा क्या गया है आपसे कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो 0.8, 0.87, 0.85, 0.83, इन सब में छोटी आपको कौन सी दिख रही है, तो आप कहेंगे सर पहला ही नंबर दिख रहा है सबसे छोटा। तो पहले ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी कि 4/5 आपका क्या हो जाएगा आंसर, किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन डी में। ये तो वो प्रोसेस हो गई जो इससे पहले वाले पेपरों में भी हमने समझी। लेकिन अगर क्वेश्चन में कोई लॉजिक लग सकता है तो आपको बिल्कुल लगाना है। अब इस क्वेश्चन का तरीका समझिए कि यहाँ पे जो क्वेश्चन था बहुत इजी था, मतलब आप देख के आंसर बता सकते थे इस क्वेश्चन का। कैसे, तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि नंबर आपको क्या क्या दिए हैं। आपको दिया है 4/5, 7/8, 6/7, 5/6, यानी कि 5.6, ये नंबर्स दिए हैं। अब जरा इनके अंश और हर के बीच में अंतर देखिए। अगर हम आपसे बोलें कि इनके अंश और हर के बीच में बेटा कितने का अंतर है, तो आप कहेंगे सर 1 का अंतर है, यहां भी 1 का अंतर है, यहां भी 1 का अंतर और यहां भी 1 का अंतर है। 4 और 5 1 का अंतर, 7 8 1 का अंतर, 6 7 1 का अंतर, 5 6 1 का अंतर। क्लियर हो रही बात। तो देखिए यहां पर कि जब अंश और हर के बीच में अंतर समान होता है तो जो भिन्न आपको सबसे छोटी दिख रही है वो सबसे छोटी होती है। यहां देखिए 5 8 7 6, तो 5 सबसे छोटा है, 4 7 6 5 है तो 4 सबसे छोटा है। तो सबसे छोटी भिन्न आपको कौन सी दिख रही है, तो आप कहेंगे 4/5, यही आपका आंसर है और यही आंसर निकला। तो जब हमने इसको तरीके से किया, दशमलव के 2 स्थानों तक वैल्यू निकालकर इसको सॉल्व किया, तो भी आपका 4/5 आया, ठीक है। और हमने जो लॉजिक आपको बताया, अगर ये लॉजिक आप दिमाग में रखते हैं कि अंश और हर के बीच में अंतर यदि समान है तो जो भिन्न आपको सबसे छोटी दिख रही है वो सबसे छोटी होगी। जैसे हमने एक एग्जांपल और दिया, चलिए आपको एक और नंबर ले लेते हैं। हमने लिखा 13/15, फिर हमने लिखा 27/29, फिर हमने लिखा 7/9, फिर हमने लिखा 11/13। अब हमने आपको एक नंबर और दिया इस तरीके से। इसमें हमने आपसे पूछा कि बताइए सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। ये नंबर जब आपको दिया और आपसे पूछा गया कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी दोनों भिन्न आपको बतानी है कौन सी है, तो आप जरा देखिए कि 13 और 2 15, 2 का अंतर, 27 और 2 29, 2 का अंतर, 7 और 2 9, 2 का अंतर, 11 और 2 13, 2 का अंतर। तो जब अंतर समान है अंश और हर के बीच में, तो जो भिन्न बेटा आपको सबसे छोटी दिख रही है वो एक्चुअल में सबसे छोटी होगी और जो सबसे बड़ी दिख रही है वो सबसे बड़ी होगी। तो सबसे छोटी कौन सी दिख रही है, 7/9। तो 7/9 तो क्या हो जाएगी, स्मॉलेस्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, स्मॉलेस्ट हो जाएगी। जबकि अगर हम बात करें कि सबसे बड़ी कौन सी होगी, तो सबसे बड़ी आपको कौन सी दिख रही है, तो आप कहेंगे सर 27 और बटे में 29, तो ये क्या हो जाएगी, ग्रेटेस्ट हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, ग्रेटेस्ट हो जाएगी। क्लियर हो रही बात। तो इस प्रकार आप आंसर दे सकते हैं अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि यदि अंश और हर के बीच में अंतर समान है
तो जो भिन्न आपको छोटी दिख रही है वो छोटी है और जो आपको बड़ी दिख रही है वो बड़ी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन आपके पास आ गया किसका, सिंप्लीफिकेशन का। ठीक है, यहां लिखा है 600 गुणा 3250 भागित 10,000। सिंपल क्वेश्चन है, तो इसमें तो आप क्या लॉजिक लगाएंगे, सीधा सीधा कर दीजिए 600 और गुणा में लिखा है 3250 और भागित मतलब इस पूरे के भाग में जाएगा क्योंकि यहाँ पर गुणा लगा है, तो भागित क्या है 10,000। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए, 5 से 2 बार काट दीजिए, 5 छिक्का 30, 5 25, 2 से ये 3 बार काट दीजिए। 3 का मल्टीप्लाई आप 65 से करेंगे तो 6 18, 5 15, 195 हो जाएगा, 195 हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया है भाई 195, तो आप कहेंगे ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी क्या हो गया आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गई बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है यदि किसी संख्या के 1/3 का 1/4 15 है तो उस संख्या का 3/10 क्या है। बिल्कुल सिंपल तरीके से समझना आप इस क्वेश्चन को, आप x मान के भी कर सकते हैं और कर लेंगे, कोई बुराई नहीं है, क्योंकि जितने में आप कुछ और लॉजिक सोचेंगे उतने में तो आंसर ला देंगे आप इस क्वेश्चन का, है ना। जैसे आपने अगर x मान लिया कि एक संख्या x है, उसके 1/3 का 1/4, 1/3 का 1/4 किसके बराबर है, तो आप कहेंगे सर 15 के बराबर। तो संख्या कितनी आ गई, तो आप कहेंगे सर 15 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से और 4 से, बटे में तो 1 जाएगा। और अब जो संख्या आ गई तो उसका आपको कितना निकालना है 3/10। तो जब संख्या का 3/10 निकालना है मतलब दोनों तरफ आपको 3/10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3/10 से मल्टीप्लाई किया, 5 से 3 बार, 5 से 2 बार, 2 से 2 बार। देखिए 3 त्रिका 9 हो गया, अब 3 बचे, 3 त्रिका 9, 3 27, 27 दूनी 54, तो 54 आपका क्या हो गया आंसर। तो उस संख्या का 3/10 कितना है, तो 54 के बराबर है। ऑप्शन डी क्या हो गया आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गई बात। अगर आप x नहीं मानते हैं तो देखिए 1/3 1/4 लिखा है, तो आपको बात समझ में आ गई, यहां से कंक्लूजन आ गया कि 15 में 3 से और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो संख्या मिल जाएगी, क्योंकि 1/3 1/4 की बात कर रहे हैं। अगर 2/3 या 3/4 की बात करते तो 2 बटे में जाता, और 3/4 की बात करते तो 3 भी बटे में जाता। ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर इन्होंने बोला ये संख्या होगी, इसका कितना निकालना है 3/10, तो मौखिक रूप से आप सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपसे, तो वही क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि श्याम की वर्तमान आयु अपने पुत्र से 3 गुना है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 76 वर्ष है हो जाएगा, तो श्याम की वर्तमान आयु आपको बतानी है। देखिए सबसे पहले तो आप देखिए यहाँ पर श्याम और उसकी पुत्र की वर्तमान में जो आयु का अनुपात है, वर्तमान आयु का जो अनुपात दिया श्याम का उसके पुत्र को, मतलब हमने पी से डिनोट किया, पुत्र मतलब पी। श्याम और उसके पुत्र की वर्तमान आयु है जो वो 3:1 के अनुपात में, क्योंकि इन्होंने बोला है कि श्याम की वर्तमान आयु अपने पुत्र से 3 गुना है। 3 गुना मतलब अगर श्याम वर्तमान में 1 यूनिट का है, सॉरी पुत्र अगर 1 यूनिट का है तो श्याम 3 यूनिट का, 3 गुना हो गया। ठीक, मतलब ये वर्तमान में इनकी आयु हो गई। तो वर्तमान में उनकी आयु का योग कितना, तो आप कहेंगे सर 4। लेकिन क्या आपको वर्तमान आयु का योग दिया है, नहीं। इन्होंने आपको बेटा क्या दिया है, उस चीज को आपको समझना है। इन्होंने आपको दिया है उनकी आयु का योग 10 वर्ष बाद। तो अगर हम बात करें यहां पर आपको दिया है 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद आयु का योग, आयु का योग कितना है, तो आप कहेंगे सर 76 वर्ष है। कितना है 76 वर्ष। अब आप एक चीज बताइए कि दो व्यक्तियों की अगर 10 वर्ष बाद आयु की बात करें तो श्याम की आयु में भी 10 साल बड़े होंगे वर्तमान से, और उसके पुत्र की आयु में भी 10 साल बड़े होंगे, दोनों में समान बड़े होंगे। भाई 10 साल बाद की बात करें तो पुत्र भी 10 साल बड़ा हो गया होगा और श्याम भी 10 साल बड़े हो गए होंगे। तो अगर उनकी वर्तमान आयु का योग आपको देखना है तो 10 और 10 20, दोनों का अगर हम कुल योग में से 20 माइनस कर दें, 20 साल माइनस कर दें, कितना बचेगा, तो आप कहेंगे सर 6 56 साल। यानी कि वर्तमान आयु का योग आ जाएगा, वर्तमान आयु का योग, आयु का योग, वर्तमान आयु का योग आ गया। कितना आ गया, तो आप कहेंगे सर वर्तमान आयु का योग 56 वर्ष आ गया। क्योंकि भाई आपको पता है वर्तमान से श्याम जाएंगे 10 साल बाद तो 10 साल उनकी आयु बढ़ेगी और 10 साल उसके पुत्र की आयु बढ़ेगी।
तो 10 साल बाद उनकी जो आयु का योग है 76 था, उसमें से 20 साल माइनस कर देंगे तो वर्तमान में उनकी आयु का योग 56 आ जाएगा। तो यहां से अब हम क्या कर सकते हैं बेटा, कंपैरिजन कर सकते हैं। कैसे कंपैरिजन, आपको पता है वर्तमान में उनकी आयु का योग 4 यूनिट है, तो 4 की वैल्यू किसके बराबर, तो आप कहेंगे सर 56 वर्ष के बराबर। 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, तो 4 एकम 4, 4 चौको 16, ठीक है, 16 चौको 56 होता है, तो 14 वर्ष के बराबर। पूछा क्या है आपसे, श्याम की वर्तमान आयु। श्याम की वर्तमान आयु कितने यूनिट है, 3 यूनिट, तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो 3 का मल्टीप्लाई कर दें, तो दोनों तरफ आप 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो श्याम की वर्तमान आयु आ जाएगी, तो 14 तिया 42, कितनी हो जाएगी, 42 साल। वर्तमान में जो श्याम है वो कितने साल के हैं, 42 साल के हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा आंसर। किस ऑप्शन में दिया है 42, तो ऑप्शन ए में दिया गया है, तो ऑप्शन ए क्या हो गया आपका आंसर हो गया। क्लियर, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। 4 तो हो गया, 5 को देखते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन पीछे क्यों जा रहे हैं अपन, देखिए इन्होंने लिखा है कि ए एक काम को 6 दिनों में खत्म करता है, जबकि बी उसी काम को 12 दिन में खत्म करता है। यदि दोनों एक साथ काम करके काम खत्म करते हैं तो इन्हें कितना हिस्सा काम का किया, ये आपको बताना है। मतलब ये नहीं बताना है कि दोनों कितने दिन में करेंगे, इन्होंने ये पूछा है कि ए ने कितना हिस्सा किया उस काम का। तो किस तरीके से करेंगे, ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। तो सबसे पहली चीज आपको क्या याद रखनी है टाइम एंड वर्क में, टाइम एंड वर्क में क्या चीज याद रखनी है, बात आ रही समझ में भाई। इससे पहले भी हमने 3-4 पेपरों का सॉल्यूशन किया है, इससे पहले हम टॉपिक वाइज भी पढ़ के आए, टाइम एंड वर्क भी पढ़ा है। उसमें हमने आपको क्या बताया था कि जब भी आपके पास टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आए तो आपको वर्क यानी कि कार्य और दूसरी चीज क्षमता यानी कि इफिशियंसी यानी कि क्षमता, ये 2 चीजें निकालनी है। जहां आपने कार्य और क्षमता निकाल ली तो ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं है जो आपसे सॉल्व ना हो, ऐसा कोई टाइम नंबर का क्वेश्चन ही नहीं है जो आपसे सॉल्व ना हो जहां आपने कार्य और क्षमता निकाल ली, ठीक है। अब कार्य कैसे निकालते हैं, तो आपको पता है जो भी आपको दिन दिए रहते हैं, मतलब ए कितने दिन में कर रहा है, बी उसको काम को कितने दिन में कर रहा है, तो उनके दिनों का आप एलसीएम लेके कार्य निकालते हैं, वर्क निकालते हैं, और वर्क को उनके दिनों से हम भाग देते हैं तो क्या आती है, क्षमता आती है, यानी कि इफिशियंसी निकल आती है। तो देखिए अगर हम बात करें ए कितने दिन में काम को करता है, तो आप कहेंगे 6 दिन में, ठीक। बी की हम बात करें, बी कितने दिन में करता है, तो आप कहेंगे 12 दिन में। एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 12, तो ये क्या आ गया, ये वर्क आ गया, WORK आ गया, ये क्या आ गया, WORK वर्क आ गया। अब आप देखिए एक 6 दिन में 12 करता है बेटा, तो 1 दिन में कितना करेगा, तो भाई 6 दिन में 12 करता है, 1 दिन में 2 करेगा। बी 12 दिन में 12 करता है, 1 दिन में कितना करेगा, 1 करेगा। तो ये जो 1 और 12 है, तो आप बता सकते हैं 2 और 1 है, ये क्या है, तो आप कहें सर ये क्षमता है, ये क्या आ गई, ये क्षमता आ गई, इसको हमने लिख दिया यहाँ पर क्षमता, ठीक है, ये क्या आ गई, क्षमता आ गई। अब इन्होंने बोला कि यदि दोनों एक साथ काम करके काम को खत्म करते हैं तो ए ने कितना हिस्सा काम का किया। देखिए आप, अब ए ने कितना हिस्सा काम का किया, तो सबसे पहले तो ये समझिए कि ए और बी मिलकर अगर काम करेंगे तो ए 2 यूनिट और बी 1 यूनिट, यानी कि टोटल 3 यूनिट काम कर लेंगे 1 दिन में। तो कितना काम करवाना है, 12, तो कितने दिन का इनको समय लगेगा, तो आप कहेंगे सर दिन कैसे निकालते हैं, तो कार्य यानी कि वर्क, WORK अपॉन इफिशियंसी यानी कि क्षमता। तो कार्य कितना है, तो आप कहेंगे सर 12, और इन दोनों की क्षमता कितनी है, 3, तो ये दोनों मिलकर कितने दिन में काम कर लेंगे, 4 दिनों में ये उस काम को खत्म कर लेंगे। लेकिन क्या हमसे ये पूछा गया है, नहीं, हमसे ये पूछा गया है कि ए ने कितना काम किया, मतलब कितना हिस्सा किया काम का। तो बताइए ये बात कंफर्म है कि अगर कार्य जो है 4 दिन में खत्म हुआ तो उस 4 दिन में ए ने 4 दिन काम किया और बी ने भी 4 दिन काम किया। तो अगर ए और बी दोनों ने बेटा 4-4 दिन काम किया, इसका मतलब ए ने कितना काम किया, 1 दिन में कितना करता है 2, 4 दिन में कितना किया होगा 8 उसने काम किया। तो काम का कितना हिस्सा किया, तो हिस्सा में निकालना है कि कितना हिस्सा उसने काम किया, हिस्सा किसका, काम का हिस्सा, काम का कितना किया उसने, 8 किया। किस में से किया, टोटल 12 था, 12 में से अगर 8 किए तो 4 से इसको कैंसिल करिए 2 बार, 4 से इसको कैंसिल करिए 3 बार, तो ये 2/3 भाग यानी कि पार्ट, ये क्या किया उसने, भाग किया, इतना भाग काम कर लिया,
2/3, मतलब अगर उस पूरे काम को आप 3 भागों में बांट दें तो उसमें से 2 भाग तो किसने किए, ए ने, और 1 भाग किसने किया, बी ने। तो आपका 2/3 क्या हो जाएगा आंसर। अब आपसे पूछा जाए कि भाई किस ऑप्शन में दिया है, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी में दिया है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखनी है बेटा आपको, हम आपको हमेशा कहते हैं कि जब भी आप पेपर का सॉल्यूशन देख रहे हो, जैसे अभी हमारा क्वेश्चन चल रहा है, एसआई का पेपर चल रहा है, अब इस एसआई के पेपर का सॉल्यूशन अगर आप देख रहे हैं तो इसको देखें ना, कॉपी और पेन लेकर साथ में बैठ जाए और तुरंत से क्वेश्चन को रीड कर लिया करें, थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज कर दें और खुद से पहले आंसर निकालना है, फिर चेक करा करें कि आपका आंसर सही आ रहा है या गलत। ठीक है, तो साथ में आपकी क्या हो जाएगी, एमसीक्यूज की भी तैयारी होती चली जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर है। बोले कौन सी संख्या है जिसका 18% 75 के 12% के बराबर है। सिंपल क्वेश्चन है, मान लीजिए संख्या x है, उसका 18% किसके बराबर, तो आप कहेंगे सर 75 के 12% के बराबर। प्रतिशत से तो प्रतिशत को खत्म कर दीजिए। ठीक है, 6 सही है, 2 बार कैंसिल, 6 सही है, 3 बार कैंसिल, 3 सही है, 25 बार कैंसिल। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 25 दूनी 50, तो कितनी आ गई, 25 दूना 50 आ गई। ठीक है, कितनी आ गई x की वैल्यू, तो आप कहेंगे सर 50 आ गई। तो वो संख्या कितनी है, 50 है, मतलब 50 का 18% 75 के 12% के बराबर होता है। तो किस ऑप्शन में दिया आपको, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन में ज्यादा दम नहीं थी उसमें, तो अपन ने उसमें ज्यादा दम लगाने की जरूरत भी नहीं समझी। दो संख्याओं का लासा 1920 है तथा मासा 16 है। एक संख्या 128 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो आपको याद होगा कि जब दो संख्याओं का आपके पास एचसीएफ और एलसीएम दिया हो, एक संख्या आपको दी हो तो दूसरी संख्या हम कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए आपको एक चीज याद रखनी है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यानी कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल टू होता है एलसीएम एंड एचसीएफ, प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम इंटू एचसीएफ। यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है ना। अब देखिए ये तो हमारा है फॉर्मूला, तो इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं भाई, आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। पहली संख्या आपको दी है, कितनी दी है, तो आप कहेंगे सर 128। दूसरी संख्या आपसे पूछिए तो भाई हमने दूसरी संख्या लिख ली दूसरी, और एलसीएम कितना दिया है तो आप कहेंगे सर 1920। लासा मतलब एलसीएम, एलसीएम कितना दिया आपको तो आप कहेंगे सर 1920, ये एलसीएम दिया है, और ये मासा मतलब एचसीएफ दिया है, तो एचसीएफ कितना दिया आपको 16 दिया है। तो एलसीएम और एचसीएफ दोनों चीजें आपको गिवन है, तो यहाँ पर एचसीएफ की वैल्यू कितनी रख दीजिए 16 से, और बटे में आप अभी ले जाएंगे 128 को, अभी सेकंड वैल्यू निकाल दी है। तो चलिए अब हम बटे में ले जाते हैं 128 को, तो सेकंड नंबर कैसे आ जाएगा, तो 1920 डिवाइड मल्टीप्लाई 16 डिवाइडेड बाई 128। चलिए 16 लिखना है, 16 लिख लीजिए इसको। अब देखिए 16 का पहाड़ा थोड़ा सा पढ़िए, 16 8 128, 8 6 48 और 80 128, तो ये भाई 8 बार कट गया, 16 8 128। 8 से काटेंगे तो 8 दूनी 16, 3 बचेगा 32 हो जाएगा, 8 चौके 32, 240। तो सेकंड नंबर कितना आ गया आपका 240 आ गया, तो ये आपका सेकंड नंबर आ गया। किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन सी में दिया है आपको 240। ठीक है, तो केवल एक चीज आपको याद रखनी है कि अगर आपको एलसीएम और एचसीएफ दिया है तो दो नंबरों को एलसीएम एचसीएफ को मल्टीप्लाई करके आप किससे 120 से डिवाइड कर दीजिए फर्स्ट नंबर से, तो सेकंड नंबर आपका आ जाएगा। ठीक है, ये पेपर में आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ से काट के इधर ही काट दीजिए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक्स और वाई ने एक व्यापार में क्रमशः 50,000 रुपए तथा 40,000 रुपए की पूंजी निवेश की। वर्ष के अंत में उन्हें किस अनुपात में लाभ मिलेगा। देखिए अगर दो व्यक्ति समान समय के लिए मतलब इक्वल टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं पैसे का, जैसे मान के चलिए आज हमारी जरूरत है कि हमें कोई एक बिजनेस स्टार्ट करना है, आज हमारे पास पैसा नहीं है लेकिन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 5 लाख से शुरुआत हो रही है, हमने कहा भाई 2 लाख हम लगा सकते हैं, 3 लाख कोई और लगा के साथ में साझेदारी कर ले। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे भाई, 2 लाख रुपए हम देंगे, दूसरा व्यक्ति क्या देगा 3 लाख रुपए देगा। आज ही के दिन स्टार्ट किया, उसने भी 3 लाख आज ही दिए। अब 1 साल बाद कुछ प्रॉफिट होगा, कुछ लाभ होगा, उस लाभ को कैसे बांटें, समस्या होगी कि नहीं। तो इसलिए पार्टनरशिप का क्वेश्चन आना जरूरी है, आपको समझ आना चाहिए कि किस तरीके से आप लाभ को बांटेंगे। तो अगर एक व्यक्ति 2 लाख लगाता है और एक व्यक्ति 3 लाख रुपए लगाता है और उनका समय समान है, तो जिस अनुपात में उनने पूंजी लगाई उसी अनुपात में उनका लाभ भी बटेगा
हम दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि जो पूंजियों का अनुपात होगा वही उनके लाभ का अनुपात भी होगा। अब आप बताइए, इनका समय तो समान है ना भाई। x ने कितनी पूंजी लगाई, अगर हम x की बात करें कि x ने कितनी पूंजी लगाई तो आप कहेंगे सर 50,000। x ने कितनी पूंजी लगाई 50,000। y ने कितनी पूंजी लगाई तो आप कहेंगे सर 40,000। अब पूंजी निवेश की वर्ष के अंत में उन्हें किस अनुपात में लाभ मिलेगा, तो मतलब 1 साल के लिए दोनों का पैसा व्यापार में लगा रहा। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर अनुपात का साइन लगाना है, 4 जीरो से 4 जीरो काट देना है, 5:4। ये इनकी पूंजियों का अनुपात है और यही इनका लाभ का अनुपात भी होगा। लाभ का अनुपात भी यही होगा, ठीक है। लाभ का लगा लेना यहाँ पर, लाभ का अनुपात भी यही होगा। तो किस ऑप्शन में दिया भाई 5:4, तो ऑप्शन सी में। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, पेपर में कभी कभार क्या होता है, पेपर में एग्जामिनर आपको घुमाने का काम करता है और आप घूम भी जाते हैं। आप इतने होशियार हो जाते हैं कि छोटी सी क्वेश्चन में भी गलती कराते हैं। एक ऑप्शन यहाँ पर डाल दिया उसने 4:5 और जल्दबाजी में आपने नहीं देखा, आपने देखा कि 5:4 भी नीचे था, आपका 5:4 आया, लेकिन 4-5 मिलता जुलता दिखता है तो आप लगा के भाग जाते हैं। तो ऐसी गलती कभी नहीं करनी है। अगर वो क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ सकता था आपसे कि x और y ने एक व्यापार में क्रमशः 50,000 और 40,000 की पूंजी निवेश की, ठीक है, तो उनके नहीं पूछता, फिर वो पूछता कि y के लाभ का x के लाभ से अनुपात ज्ञात करें। तो आपको ध्यान रखना है कि आपने पूंजी का अनुपात तो निकाला किसका, x का y से। क्या निकाला आपने, x का y से, लेकिन क्वेश्चन में आपको y से x का पूछा गया, तब आपको रेसिप्रोकल करना है, फिर बदलना है, तब आपका आंसर 4:5 होगा। ये ध्यान रखना, अक्सर गलती करते हैं। और जो इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर उन्होंने ऐसी गलती की होगी तो उनको समझ में आ गई होगी इस बात को कि भाई ऐसी गलतियां होती हैं, तो उन चीज़ों को विशेष तौर से ध्यान रखना है। कभी कभार पूरा क्वेश्चन आपको बड़ा सा क्वेश्चन दे देंगे, एक्स और वाई ने इतनी पूंजी लगाई, एक्स और वाई ने इतना निकाला, इतना किया, सब कुछ बोल देंगे लास्ट में, और लास्ट में पूछ लेंगे आपसे कि वाई के लाभ का एक्स के लाभ से अनुपात बताइए। और हम पूरा एक्स और वाई में देखते चले जाते हैं, उसको उसी तरीके से सॉल्व करते हैं, निकाल देते हैं एक्स का वाई का, और ऑप्शन में दोनों चीजें आती हैं, तो वहां हम गलती कर देते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजों को पकड़ते हुए चलना है आपको, क्योंकि एक क्वेश्चन गलत हो गया तो 1 नंबर आपका जाएगा। और अगर कोई ऐसा एग्जाम आप दे रहे हैं कि जिसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग है, तो साथ में वो कुछ आपसे लेके अभी चला जाएगा, ठीक है ना। तो जब हम ला नहीं सकते तो कम से कम किसी को दे तो नहीं, ठीक। तो वो गलती की गुंजाइश नहीं रखनी है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि ए तथा बी अलग अलग किसी काम को क्रमशः 9 तथा 18 दिन में कर सकते हैं, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन, फिर से वही बात हो रही है कि टाइम एंड वर्क की बात है, तो आपको क्या करना है, वर्क और एफिशिएंसी निकालनी है। आप कैसे करेंगे, तो आपको बात समझ में आ गई कि ए और बी के दिन लिख लीजिए। ए कितने दिन में कर सकता है, तो आप कहेंगे सर अलग अलग 9 और 18 दिन में करते हैं। एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 18, तो ये 9 दूनी 18 और ये 18 एकम 18, मतलब ए 1 दिन में 2 यूनिट का काम करता है, बी 1 यूनिट का काम करता है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो देखिए ए प्लस बी 1 दिन में कितना करते हैं, तो आप कहेंगे सर 2 + 1 यानी कि 3। काम कितना करवाना है तो कितने दिन लेंगे, तो दिन क्या होता है, तो आप कहेंगे सर कार्य बटे में क्षमता, दोनों से काम करवाना है, यानी कि 3 × 18 6 दिन। 6 दिन में वो बेटा क्या कर लेंगे, काम को समाप्त कर लेंगे। किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है आपको कि एक किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 है तथा परिमाप 20 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए सबसे पहले बात कर रही है आयत की, तो आयत की अगर हम बात करें कि क्षेत्रफल आपको निकालना है, क्या निकालना है, आयत का आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो आयत का क्षेत्रफल बताएगा कोई भाई, क्या होता है आयत का क्षेत्रफल, तो आप कहेंगे सर आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी कि इसको L इंटू बी से भी डिनोट करते हैं हम। अगर आपको आयत का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या चीज़ चाहिए आपको, उसकी लंबाई पता होना चाहिए और उसकी चौड़ाई पता होना चाहिए। अच्छा आपको दिया क्या है कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है और साथ में आपको परिमाप भी दिया है, तो चलिए परिमाप की और बात कर लेते हैं। आयत का जो परिमाप होता है, आयत का परिमाप होता है 2L + b, यानी कि 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो आपको परिमाप दिया है 20, तो चलिए अगर ये 20 दिया है तो इसका इस्तेमाल करके कुछ ना कुछ वैल्यू निकालनी पड़ेगी, L और B इससे ही आएगा। तो लंबाई और चौड़ाई की अगर हम बात करें, इनका अनुपात कितना दिया, यानी कि L और B का रेशियो आपको दिया है
3:2। ठीक है, यूनिट में सॉल्व करेंगे हम, कोई के एक्स नहीं लगाएंगे इसमें। किस तरीके से करेंगे तो देखिए, आपको पता है 2l + b, ये क्या होता है, आयत का परिमाप होता है। ये क्या होता है, परिमाप होता है। और परिमाप आपको कितना दिया है, तो आप कहेंगे सर 20 सेंटीमीटर दिया है। तो 2l + b की वैल्यू किसकी बराबर, 20 सेंटीमीटर के बराबर। l की वैल्यू कितनी, अगर आपसे बोले l की वैल्यू कितनी बेटा, तो आप कहेंगे l की वैल्यू 3, b की वैल्यू कितनी, तो आप कहेंगे 2। बस यहाँ पर रख दीजिए l और b की वैल्यू, तो 2, l की वैल्यू 3, b की वैल्यू 2 बराबर में कितना, 20। तो ये कितना हो गया, 3 दूनी 3 और 2 5 दूनी 10, 10 बराबर किसके, 20 के। 1 बराबर किसके, तो आप कहेंगे सर 2 के। अब 1 यूनिट की वैल्यू 2 सेंटीमीटर के बराबर आ गई। जब परिमाप दिया होगा तो हम यूनिट से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब आप बताइए L निकाल लेंगे कि नहीं, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल निकाल लेंगे। लंबाई आपकी कितनी है, 3 यूनिट, तो 3 इंटू क्या कर दीजिए 2, यानी कि 6 सेंटीमीटर क्या हो गई, आयत की लंबाई हो गई। चौड़ाई कितनी है, तो आप कहेंगे 2 यूनिट, तो 2 इंटू क्या कर दीजिए 2, क्योंकि भाई 1 यूनिट की वैल्यू 2 सेंटीमीटर के बराबर है। कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है, तो आप कहेंगे सर क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, तो आप कहेंगे सर क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्षेत्रफल होता है L × b। L की वैल्यू कितनी, 6, b की वैल्यू कितनी, 4, 6 चौको कितना, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर। 24 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हो गई बात, आसान क्वेश्चन था, आसानी से बना सकते हैं। लेकिन आपने देखा कि क्वेश्चन बनाने के लिए रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है हमें, तो उसके फॉर्मूले की। तो जब भी मेंसुरेशन का कोई फॉर्मूला आता है ना, तो वो फॉर्मूला याद होना जरूरी है। ठीक है, तो लापरवाही ना करें, यदि आपको अभी तक फॉर्मूले याद नहीं है तो उनको कर लें। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं।